ये सारे एसेंशियल्स जो पैरामीटर्स हैं जो उसको कंसिडरेट करता है, जब हम उसको एक पेज पे लेते हैं तो हम तब कहते हैं कि ये हमारी एक अच्छी अटेम्प्ट है और ये क्रिएटिव होती है, और हम उसको अपने आइडियाज को वर्ड्स में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे का हर एक के लिए एक वो होती है, स्ट्रगल होती है। आप ये ना समझें कि आपके लिए कोई एक आउट ऑफ ब्लू आपको कोई ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ये सबके लिए मसला होता है। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि अगर आपको उसके डूज एंड डोंट्स पता चलें, जो कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आज के इस ओरिएंटेशन में काफ़ी हद तक आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बस कहते हैं कि हमें 10 एसेज हो, हमें उससे रेलिवेंट स्टफ हो, हम लिख लेंगे। ये एजेंडा है ही नहीं और ना ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका ना एजेंडा था ना होना चाहिए। अगर है तो यू आर गोइंग टू लाइक आपके रिस्क ही ले रहे हैं, ठीक है। रिस्क लेना नहीं चाहिए। अब इतनी बड़ी चीज के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं और आप रिस्क ले रहे हैं कि भाई मैं 10 एसेज डेमोक्रेसी, एजुकेशन, मीडिया, वुमेन, सो एंड सो फॉर, रिलीजन, व्हाटएवर, ये मैं तैयार कर ले तो इनमें से कोई एक आध तो आ जाता है, नो डाउट आ जाता है, बट यू कांट क्रिएट डिफरेंस। और वैसे भी ऐसे का मैंने आपको बताया है, इट्स लिटरल मीनिंग इज अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट क्या करना है, आपने जो आपके स्कैटर्ड आइडियाज हैं, जो कि मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाऊंगी, आपने उन आइडियाज को एक होलिस्टिक वे में लिखना है, जो कि एग्जामिनर ने बोल्ड करके लिखा होता है। बट चूंकि हमें फुर्सत नहीं होती और ना ही हमने कोई प्रॉपर्ली पढ़ा होता है, ना ही हम लोगों को इस चीज में होता है कि वो मांगता क्या है, बट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वो आप लोग कभी उस चीज में गए ही नहीं। आपका बस यही है कि भाई मैं 3000 वर्ड्स लिखूं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कोटेशंस हो। ये चीजें उसकी सरफेस पे तो अच्छी लगती हैं, बट अगर आपका कंटेंट नहीं ठीक, रेलिवेंसी नहीं है। फॉर इंस्टेंस इफ वी टॉक अबाउट 2015 में एक ऐसे आया था, 2015 में मैंने भी अटेम्प्ट दी हुई है। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट ड्राफ्ट की थी कि इफ यू हैव लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन विद रेफरेंस टू टेररिज्म, वो ये पूछना चाह रहे थे कि बेसिकली टेररिज्म की वजह से ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है। अब हमने चूंकि आओ ना ताओ देखा, हमें पता है, हमने 10 ऐसे तैयार किए हैं, टेररिज्म का वर्ड कीवर्ड मिला हमें का, कहीं ना कहीं तो ये बिफिट करेगा। व्हाट इज टेररिज्म, व्हाई टेररिज्म, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, कॉजेज ऑफ टेररिज्म, इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म, भाई उसने ये पूछा ही नहीं था। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक, ठीक है। अगर आपने टॉपिक को सही से डीकंस्ट्रक्ट कर लिया है तो यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्योंकि अगर आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग और लिटरेरी टॉपिक्स में मसला ये नहीं होता कि वो लिख नहीं पाते, वो क्रिएटिव राइटिंग है, ये ऐसा कोई भी मसला ये होता है कि उसमें 100% रिस्क एंड 100% रिटर्न है। लाइक आपकी जो इंटरप्रिटेशन है एक स्टेटमेंट की, वो सब्जेक्टिव होती है एंड दैट डू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगर तो आपकी और एग्जामिनर की थॉट्स एक पेज पे होती हैं तो वेल एंड गुड, और आप इतने प्रो होते हैं, बट चूंकि हम इस चीज पे हम एक्सपर्टीज लेते ही नहीं है, हमें इस चीज में कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं, हमें लगता है कि भाई हर वो चीज जो रेडीमेड है वही करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं है अपने आप को इतनी सरखपाई करने की। हालांकि अगर आप ये वाले टॉपिक्स ले रहे हैं लिटरेरी फिलोसफिकल, तो आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर पास करने के, बट सब्जेक्ट टू योर प्रैक्टिस, सब्जेक्ट टू योर पास्ट एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट टू योर नॉलेज, ठीक है। अब अगर आपको जो होता है आप उसकी दोनों साइड्स दे देते हैं, तो उस अगर वो एक साइड से डिसएग्री भी करता है तो वो दूसरे वाला पार्ट पढ़ेगा तो वो कहेगा कुछ हद तक मैंने एग्री वाला पार्ट भी तो पढ़ लिया ना, कुछ हद तक तो मैं एग्री करता हूँ। और जरूरी नहीं है वो खाली कंटेंट को देख रहा हो, वो रेलिवेंसी को भी देखता है, वो आपकी जिस तरह आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, आपका ईच एंड एवरीथिंग को अंडर कंसिडरेशन रखता है। सो फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू बी वेरी कंसंट्रेट अबाउट, वो है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक। अभी मैं सिखाऊंगी भी आपको कि डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक करते कैसे हैं। लाइक उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट इज मेन टॉपिक,
देन आपने आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट इज सब टॉपिक। जिन लोगों ने रिसर्च किया है इट इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, क्योंकि उनको पता है डिटर्मिनेंट्स कैसे सिलेक्ट करते हैं और मेन टॉपिक क्या होता है, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है, हमने इसको इतना स्क्रैच में नहीं लेके जाना। व्हाट यू नीड टू डू कि आपने मेन टॉपिक करना है, उसके बाद आपने सब टॉपिक करना है, सब टॉपिक 1 सब टॉपिक 2। अच्छा जी, अगेन हमारे पास जो मेन टॉपिक तो मोस्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना ये टॉपिक टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, उसमें मेन टॉपिक ह्यूमन राइट्स था, जबकि लोगों ने उसको टेररिज्म दिया था। सो देर आर लाइक ऐसे एक्सेप्शंस वो कम ही देते हैं लेकिन दे भी सकते हैं। सो यू मस्ट गेट द आइडिया कि मेन टॉपिक कैसे होता है, क्या किन फैक्टर्स पे बेस करके आप उसको मेन बनाते हो, सब क्या होता है। सब में हमारे पास 2 टाइप्स है। अगर आप कहते हैं तो मैं लिखती जाती हूँ, बट आई थॉट के टाइम वेस्ट होगा मुझे टाइप करने में, आप जस्ट सुन लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चीजें आपको हर जगह लिखी पड़ी मिलेंगी, वे आप देख लें, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये आपसे इट हैज नथिंग टू डू कि आपने मोटी मोटी बुक्स पढ़ ली हैं, एंड पे पूछा जाए भाई ऐसे क्या है, क्या समझ आया, आप कहते हैं ब्लैंक, मतलब आपको खुद भी नहीं पता। सो यू नीड टू गेट द आइडिया कि है क्या चीज, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और आप में से काफी लोगों ने शायद एक वो बुक भी पढ़ी हो, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, उसमें एक रूल ये है, बिगिन विद एंड इन माइंड। आप हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लाइंडली वही कॉजेज, वही इम्पैक्ट, वही रिकमेंडेशन वैसे ही पैट लिख के आ जाते हैं, हमें उसकी फाइनल फॉर्म कोई देता नहीं है, दिखाता नहीं है, तो हम इतना कोई कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि ऐसे एक आइडियल ऐसे में क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। आइडियल तो नहीं कह सकते, बेयर मिनिमम कह सकते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बट मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे एसेस भी लिखे हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी 4-5। सो यू गेट द आइडिया कि ऐसे का स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है। ऑब्वियसली आज मैं बता रही हूँ, बट एक 3000 वर्ड्स को करना और एक 2 घंटे के सेशन में आपको बताना, इट इज इंटायरली डिफरेंट। चलिए, इसके बाद आपको मेन टॉपिक अब आइडिया हो गया। मेन टॉपिक में आपने उसके रिवॉल्व सारी चीजें उसी टॉपिक के आपने देखने होते हैं, कॉजेज, इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, ठीक है। बट आपने सब फैक्टर्स को, जो उसके सब टॉपिक है, उसको इग्नोर नहीं करना होता। सब टॉपिक की 2 टाइप्स होती हैं। अगर तो गिवन हो तो हम कहते हैं कि दैट इज एक्सप्लिसिट सब टॉपिक, मतलब गिवन है। और अगर नहीं गिवन तो हम कहेंगे दैट इज इम्प्लिसिट, वी आर अज्यूमिंग बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी एक आध पास पेपर आपके सामने रखूंगी, यू विल गेट द आइडिया, बट अभी आप यू मस्ट ट्राई टू ग्रास्प इट। आई नो इट्स न्यू मेथड फॉर यू, बट अगर आप इसी कंसंट्रेशन से सुनते रहे तो आप कर लेंगे, समझ जाएंगे व्हाट इज द पूरा रैशनल क्या है सब कुछ डिस्कस करने का। जब आपने डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक कर लिया है, आपने डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, तो नेक्स्ट क्रिटिकल जो स्टेप होता है दैट इज योर टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन में बेसिकली आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, टॉपिक्स को काफी कॉम्प्लेक्स करके प्रेजेंट किया जाता है। आप उसको 1 लाइन में अपनी आसानी के लिए बार बार एक स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय आप उसको एक जगह पे अपने सामने लिख लेते हैं। लिखे ना भी तो वैसे लिख लेना बेहतर होता है कि आप एक जगह पे लिख लें। अच्छा, डोंट कंफ्यूज इट विद द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के अपने कंपोनेंट्स हैं, मैं भी आगे जाके डिस्कस करती हूँ, बट इन केस आई फॉरगेट तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। काइंडली आप अपना बंद कर लें कैम, देयर इज नो नीड ऑफ इट, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इजी हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आप कंसंट्रेट करें व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक, उसमें आपने आइडेंटिफाई किया मेन टॉपिक, सब टॉपिक मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ उससे पहले कि आप लोगों को भूल जाए। मेन टॉपिक प्लस सब टॉपिक। सब टॉपिक की ऑलरेडी मैं आपको टाइप्स बता चुकी हूँ, फिर भी लिख देती हूँ एसटी करके। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है। इसके बाद टैगलाइन होती है। टैगलाइन इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन वन लाइन फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसको आपने फर्दर एक्सपैंड करना होता है। कुरतुलैन आप वीडियो को अपनी बंद कर दें, कोई मसला नहीं है बेटा। अच्छा जी, थर्ड पे आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक हो गया, उसमें मेन सब, उसके बाद टैगलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टॉपिक इन वन लाइन। उसके बाद आपने जो मेन डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं उनकी करनी होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। वही डिटर्मिनेंट्स जो ऊपर निकाले होंगे उनकी करनी होती है, सही है। अब नेक्स्ट, अभी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। जी कुरतुलैन मैंने आपके बिहाफ पे कर दिया, इसको आपने कभी यूज नहीं किया तो इसलिए हो नहीं रहा, मैंने कर दिया आपके बिहाफ पे स्टॉप वीडियो। जी यहाँ पे प्रोवाइड करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल, मैं पीए से बोल के कुछ करा दूंगी जिससे चाहिए होगा, बट यहाँ पे तो कंसंट्रेट करें ना, यहाँ पे यू आर हेयर, तो बजाय कि अब अभी आप सुन लेंगे, आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब भरा पड़ा है हर चीज से, आप लोग कंसंट्रेशन से सुनते ही नहीं है, या नॉलेज को हम लिंगर ऑन करते हैं कि बाद में देखेंगे, वो बात कभी भी नहीं आती। एनीवेज बैक टू आवर डिस्कशंस, हम अभी तक प्रिलिमिनरी स्टेप्स पे हैं जो कि हमें नहीं सिखाए जाते। जाहिर है हर चीज के इम्पैक्ट होते हैं, जब हमें कोई चीज सिखाई नहीं जा रही तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। लाइक आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई और आपने उसके बाद, आई थिंक उसकी फैन की है, एक मिनट लेट मी चेक। अगर कुछ इस तरह का था आप मुझे तब से बताते, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। बैकग्राउंड डिस्टोर्शन कुछ खत्म हुई? आप मुझे तब से बोलते, मैंने वो फैन ऑन किया हुआ था, मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। चलें जी, चलें वापस आ जाएं फिर, क्योंकि टाइम कम होता है, चीजें ज्यादा होती हैं डिस्कस करने वाली। सबसे पहले डिकंस्ट्रक्शन हो गया, टैगलाइन होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, अब हमें काफी हद तक चीजों का आइडिया हो गया कि व्हाट द टॉपिक इज अबाउट। आप वार्म अप हो गए हैं, आपको उस टॉपिक के बारे में जो स्कैटर्ड थॉट्स है आपने उसको पेन डाउन कर लिया, अब कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है, अब आपका एक्चुअली राइटिंग पार्ट शुरू होता है। ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस है, एक्चुअल ऐसे राइटिंग है उसमें सबसे पहले आप बनाते हैं आउटलाइन। ये बनाते हैं आप पेपर के एंड पे रफ। जब आप रफ बनाते हैं ये दैट्स फॉर योर ओन, क्योंकि जब आप एक्चुअली लिखने बैठते हैं तो कभी कभी हमें कोई पॉइंट ऐड करना पड़ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, प्रायोरिटी वाइज हमने पहले लिखना है, और कुछ ऐसे के होते हैं जो हमें पहले इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, बट मीनवाइल जब हम वार्म अप हो जाते हैं, लिखने लगते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तब हम हमें कोई वो लेस सिग्निफिकेंट लग रहा होता है तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप रफ बनाते हैं एट द एंड, आपके पेपर के रफ पे एंड पे जाके आप बना लें आउटलाइन। दूसरा आपने ये काम करना है इंट्रोडक्शन। अब आपने ये एक्चुअली आपने 3 पेजेस आपने स्किप किए, 3 पेजेस स्किप करने के बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करना है। जी कुरतुलैन जी पूछे। वैसे कुरतुलैन एंड पे अगर हम रख देते, लेकिन इफ यू वांट तो आप कर लें, अनम्यूट करके कर लें बात जो करनी है। वैसे एंड पे मैं सोच रही थी क्वेश्चन आंसर सेशन रखती, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो पूछ ले, आई एम देयर। कुरतुलैन यू वांट टू आस्क समथिंग? आई सपोज मिस्टेकनली हुआ होगा। अच्छा जी, अब बस यही इसका एक नुकसान होता है कि आप मतलब आपका रिथम टूट जाता है बात करते करते। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रही थी, इंट्रोडक्शन लिखने के 4 से 5 वेरिएशंस हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन से चूज करते हो। उनमें एक वे ये होता है कि आप
जो है इन्वर्स पिरामिड में लिखो। आसान लफ्जों में ये बताती हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक लिख सकते हैं या स्पेसिफिक टू जनरल लिख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है समरी बेस्ड। ये बेसिकली 3 टाइप्स है इंट्रोडक्शन की, जो कि ज्यादातर इवन जो लोग पास कर भी लेते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि हमारा वो हिसाब है, बस कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं। बट इन असेंस अगर आप ऑब्जर्व करें तो यू विल गेट टू नो के इंट्रोडक्शन की 3 ही जेनेरिकली टाइप्स बनती हैं। या तो आप जनरल से स्पेसिफिक पे जाएं, या स्पेसिफिक से जनरल पे जाएं, या फिर आप समराइज फॉर्म दें। आप अपनी आउटलाइंस को लाइनर फॉर्म में से लेके उसको एक्सपैंड करें। सो दीज कुड बी योर, आपकी इनमें से कोई एक चीज आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन होती है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपने उस चीज को भी अंडर कंसिडरेशन करना है कि आप की पहली लाइन कैसे की हो। अब उसकी अगेन 4 to 5 वेरिएशंस है। आप जानते सब कुछ होंगे, लेकिन यू पीपल हैव स्कैटर्ड थॉट्स, सो आई एम हियर कि आपको उसको स्ट्रीमलाइन करा रही हूँ कि चीजें कैसे होती हैं। एक भी होता है कि आप कोटेशन से कर ले शुरू, जो कि वेरी कॉमन है। एक ये भी होता है कि आप किसी फैक्ट्स को रिसर्च बेस्ड आर्टिकल में से कोई एक फैक्ट 1 लाइन में करें, उसको स्टार्ट और उसको एलैबोरेट करना शुरू कर दें। दिस इज सेकेंड वे। थर्ड ये कि आप किसी कॉपलेट से, प्रोज से, पोइट्री से स्टार्ट करें, तो उसको लेटर ऑन आप एक्सपैंड करना शुरू करें। जो एक और फोर्थ वन है क्वेश्चन बेस्ड, कि आप खुद से क्वेश्चन करते हो, लाइक isn't it true that we are suffering souls in the modern world? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। और लास्ट में है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं प्रेफर करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, दैट इज अपीलिंग स्टेटमेंट। अपीलिंग स्टेटमेंट ये आपकी अपनी क्रिएटिव स्टेटमेंट होती है, और इसमें अपीलिंग स्टेटमेंट में आप एक ऐसी की लाइन लिखते हो, कैची लाइन, जिससे कि आप रीडर की अटेंशन ले लेते हो। बेसिकली आप उसको हुक कर रहे हो, मतलब आप उसकी अटेंशन लेके एक दफा। अब ये आपका कमाल है कि आपने जो टेंशन, अगर वो आपकी इतनी अच्छी है, अपीलिंग सेंटेंस आप उसने आपकी मतलब हो गई, आप दोनों एक पेज पे हो, बट लेटर ऑन आप उसका वो सेम रिदम, वो बात में वो क्यूरियोसिटी वो नहीं रख पाए, तो उसके अटेंशन स्पैन डिवर्ट होगा, और वो अल्टीमेटली वो फिर आपको उतना क्रेडिट नहीं देगा। ये मत भूलें, आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वो डेफिनेटली पढ़ता है, और उसकी अंदाजा लगा के एक रफ लेड पेंसिल से मार्क्स लगा देता है, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्वियसली जितने उनको पैसे मिलते हैं, बस वो एक पेजेस को गो थ्रू करते रहते हैं। अगर उन्हें कोई सरफेस पे कोई मिस्टेक नजर आ जाए, कोई ब्लंडर नजर आ जाए, कोई इस तरह की चीज, और ग्रामर की उनको एक आध नजर आ जाए, तो वो ये ज्यूम करते हैं कि अगर एक आध मुझे नजर आ गई इतने ऊपर ऊपर सरफेस से देखने की, तो इट्स मीन अंदर भी मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। सो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस। आप ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज यूज करने के हक में ना जाए। मैं इस चीज को प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती। मैं कहती हूँ सिंपल लिख लें स्टार्ट में, भले ही बाद में आप उसको एक अपीलिंग वे में वो कर दें, तो वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट फॉर नाउ, अभी आप बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, तो यू मस्ट ग्रेजुअली ऐड और इम्प्रूव योर एक्सप्रेशन, रादर देन कि आप सब कुछ एक ही दिन में सीखो। यू हैव टू डाइसेक्ट। ये पर्पस क्या आपको एसेंशियल्स बताने का? पर्पस ये है कि आप जी बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। आई एम जी, आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू हो गया था। आई एम बैक। इफ यू पीपल कैन हियर मी तो जस्ट लीव अ मैसेज, yes or no, so I must proceed with the current session. All right. अच्छा जी, एक रिदम बना होता है, पता नहीं इंटरनेट वालों को क्या मजा आता है इंटरप्ट करने का। अब
द थिंग इज कि अभी हम पहुंचे थे, आई कम्प्लीटली लॉस्ट इट। क्या बात आखिरी चल रही थी? आई कम्प्लीटली फॉरगेट। मैं आपको क्या बता रही थी, मुझे थोड़ा सा रफ आइडिया दें। जी, अपीलिंग स्टेटमेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम बैक। अपीलिंग स्टेटमेंट का मैं आपको बता रही थी कि आपने बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज में नहीं जाना। अपीलिंग सेंटेंस आपका अच्छा होगा, फ्लावरी भी होगा, अपीलिंग भी होगा, क्रिएटिव भी होगा, उसको अच्छा लगेगा। बट ये नहीं कि अब आपने सारे का सारा इतना ज्यादा उसको एम्बेडेड कर देना है, इतना ज्यादा हर चीज का एक्सेस कर देना, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो यू नीड टू बैलेंस। अभी आप लोगों का स्टार्ट है, आप लोग उस पर कंसंट्रेट करें। जी, अभी इंट्रो आया ही नहीं है बेटा। अभी इंट्रो का फर्स्ट पार्ट है, उसकी पहली लाइन है। पहली लाइन लिखने की 5 वेरिएशन है। एक मैंने आपको कोटेशन बताया, क्वेश्चन मार्क बताया, एक वर्स, प्रोज, फैक्ट्स, और लास्ट वन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपीलिंग सेंटेंस। ठीक है। अपीलिंग सेंटेंस में मैं डिस्कस कर रही थी कि ये आपकी अपनी एक क्रिएटिव एक लाइन, वन लाइन होती है, जिसको आप एलेबोरेट करते हो, द रैशनल बिहाइंड के आपने उसकी अटेंशन लेनी है। ठीक है। और मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि सिर्फ अटेंशन लेना काम नहीं है, बाद में आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि भाई आप मतलब मैं सही उसको लेके चल रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस वाटर क्राइसिस पे आपका एक ऐसे आ गया, तो उसकी फर्स्ट लाइन मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है। अब यू कैन सी द डिफरेंस। जो ऊपर वाली है वो प्लेन एक सेंटेंस है, जो सेकंड वन है दैट इज अपीलिंग। सो जो इतने टाइम से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देयर इज डिफरेंस के एक अपीलिंग और एक सिंपल प्लेन वर्ड्स में डिफरेंस होता है। नो इट्स ओके, यू विल गेट इट। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस उम्मीद से नहीं आए, जिन्होंने कमिट किया था कि हम जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट के बाद ये सेशन रखवाया था कि भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। सो आई एम नॉट, एनीवेज, इट्स अप टू देम। अच्छा जी, अब हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होपफुली आपको समझ आ गया है। फर्स्ट पार्ट के बाद हमारे पास सेकंड जो आती है चीज, वो होती है इनवर्स पिरामिड। दो वेज होते हैं इंट्रोडक्शन को लिखने के, मैंने आपको बताया। यहाँ तो आप जनरल से स्पेसिफिक पे जाएं या स्पेसिफिक से जनरल पे जाएं। इनवर्स पिरामिड ये कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप जनरल से स्पेसिफिक पे जाएं। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं एट ग्लोबल लेवल। कोई भी टॉपिक है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, हार्डली एक दो एग्जांपल, एक दो लाइंस, दैट्स इट। एट नेशनल लेवल, पहले रीजनल एंड देन नेशनल। मतलब अगर आप देखें तो यू कैन इजीली गेट द आइडिया कि वर्ड से ही आपको पता लग रहा है। सबसे पहले आपकी अपीलिंग सेंटेंस इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आपका इनवर्स पिरामिड, और उसके बाद जो थर्ड होगी आपका, जिससे आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा, दैट वुड बी थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, दैट डिपेंड्स कि आप जनरल टू स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक टू जनरल है। हर इंट्रोडक्शन की जो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, उन एक टाइप में से एक फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ। ऑब्वियसली इतने कम टाइम में मैं आपको सब कुछ तो नहीं करा सकती। तो एक जो मैंने मेथड फॉलो किया वो जनरल टू स्पेसिफिक है। उसमें सबसे पहले मैंने अपीलिंग सेंटेंस लिया है ताकि मैं उसकी अटेंशन लूँ। दूसरा, मैंने उसको ग्लोबल लेवल पे उसी सेम इशू को हाईलाइट किया, देन रीजनल लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे। उसके बाद जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो तो वो एक सिग्निफिकेंट होता है कि थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। स्टार्ट में लिखनी चाहिए, मिडल में लिखनी चाहिए, एंड पे लिखनी चाहिए, आउटलाइन में लिखनी चाहिए। हर एक बंदे की अपनी एक मेथोडोलॉजी है, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। मैंने जो अप्रोच फॉलो किया वो जनरल टू स्पेसिफिक है और उसके अकॉर्डिंग यही फॉलो अप बनता है।
ठीक है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन में कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं प्रोसीड करूँ। इंट्रोडक्शन में 3 हैं। क्वेश्चन मार्क, फैक्ट, वर्ड्स and quotation. Got it? दूसरा हमारे पास आ गया इनवर्स पैरामीटर, और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि ग्लोबल, रीजनल, नेशनल। उसके बाद ये थीसिस स्टेटमेंट आ गया। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनके फर्स्ट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको गैदर करना शुरू कर दें। जब आप एक जगह पर उसको लिखना शुरू करेंगे तो आपका आइडिया बेहतर हो जाएगा। जी, मैंने जो मेथोडोलॉजी फॉलो की है उसमें आखिरी लाइन जो इंट्रोडक्शन की होगी वो थीसिस स्टेटमेंट पे खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दे दिया है। ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी, नहीं, ये क्वेश्चन मार्क की फॉर्मेट में आ जाएगी। मैंने आपको सबसे इजी वे बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। एक हफ्ते के लिए आप उनके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस एडिटोरियल और ओपिनियन, उनकी पहली पहली लाइन को एक जगह पे रखें और एनालाइज करें। ये क्वेश्चन मार्क है, ये कोटेशन है, ये फैक्ट है, ये जनरल है, ये क्या है, वट एवर। तो आपको बाय द टाइम खुद ही पता लग जाएगा अपीलिंग सेंटेंस क्या होता है। अपीलिंग सेंटेंस में थोड़ी सी वेरिएशन ये होती है कि आम जरा हट के बात होती है। ठीक है, चलिए अब आप आगे आ जाए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आउटलाइन तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, एसेंशियल्स कर रहे थे। एक प्री पार्ट हो गया और ये पोस्ट पार्ट है, जब एक्चुअली हम ऐसे लिखना शुरू कर दिया। एक्चुअली ऐसे लिखने में सबसे पहला काम क्या, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ होता है व्हाट इज व्हाट है। इसमें आपके पास 5 चीजें होती हैं। व्हाट मतलब डेफिनेशन आप लिखते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जब आप इसको जॉट डाउन करते हैं, जो भी आपका टॉपिक है, फॉर इंस्टेंस टेररिज्म है, तो वो आपने पहले बताना है व्हाट इज टेररिज्म, टेररिज्म होती क्यों है, वाई का आंसर एक लाइन में। टेररिज्म कब से पीक पे है या कब से शुरू हुई है, कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और क्यों है, नहीं सॉरी हाउ लिखना था, डबल मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, ये WH फैमिली कहलाती है और आपने उसका एक पैराग्राफ लिख देना है। ये आपको और मुझे पता होगा कि हम लोग फॉर्मूलाज को फॉलो कर रहे हैं, एग्जामिनर को इस चीज से कोई लेन देन नहीं है। उसे राइट अप चाहिए, उसको एक पैराग्राफ नजर आना चाहिए, पैराग्राफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी विद द कनेक्टर्स। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिकल चीज है और इसको आप इजीली कर भी सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जब आप व्हाट इज व्हाट कर लेते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने जो आप टॉपिक लिख रहे हैं तो लॉजिकली आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है हर टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो। सो दिस वन इज ऑप्शनल, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट करंट स्टेटस इज मैंडेटरी। इसमें आप बताते हैं कि मतलब अब ये इशू जो भी है उसका करंट लेवल क्या है। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, ऑब्वियसली बुरा ही होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तभी तो आपको दिया है। ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बहुत ज्यादा फैला है जैसे कोरोना, उसकी तो वो अपनी पीक पे क्रॉस कर गया, अभी वो आहिस्ते से डिप्लीट कर रहा है। तो अब करंट स्टेटस डिफरेंट है। अब मई में पूछते ऐसे लिखते तब डिफरेंट होना था, मार्च में डिफरेंट होना था। सो इट इज जस्ट अ केस इन पॉइंट कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ करंट स्टेटस से मुराद क्या होती है। ठीक है, ये चीजें सारी क्रिएटिव होती है, अगर आपको टाइमली समझ नहीं आती ना फिर आप पेपर में, अदरवाइज ये आप नॉर्मल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो ये चीजें आपको नेचुरली आ रही होती हैं, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपके पास इंट्रोडक्शन 1, व्हाट इज व्हाट 2, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 3, करंट स्टेटस 4,
इसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको डबल ट्रिपल स्टार लगा दें, उसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स में 3 ऑप्शंस आती हैं, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंटेशन कह दें, फैक्ट्स कह दें, डायलॉग्स कह दें, व्हाटएवर, डिबेट, कुछ भी कहें, है यही कि आपने जो आपको गिवन टॉपिक है आपने उसके क्या आर्गुमेंट्स देते हैं, क्या आप उसको फैक्ट्स के साथ खाली आर्गुमेंट देना इज नॉट अ बिग डील, आप उसको फैक्ट से जस्टिफाई भी करते हैं, एविडेंस भी देते हैं। अच्छा, आपके पास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट लिखने के 3 वेज हैं। या तो वो होता है प्रो, मतलब आप उससे 100% एग्री करते हो, या फिर वो होता है एंटाई, आप उससे 100% डिसएग्री करते हो, और एक तीसरी ऑप्शन होती है मॉडरेट, कि ना आप 100% एग्री करते हो ना डिसएग्री करते हो, लेकिन इसका ये मुराद नहीं है कि आप ना 3 में ना 13 में, इससे मुराद ये कि आपकी स्क्यूड ओपिनियन है, आपकी किसी एक तरफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये स्पेलिंग वगैरह पे इसलिए ना जाइएगा क्योंकि मेरी अटेंशन ये कि मैं मैक्सिमम आपको इस कम टाइम में बता सकूं, इसलिए अगर कोई एक आध हो जाए तो माफी तलाफी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, 2, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 3, करंट स्टेटस, 4, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, 5। बेसिकली यहाँ तक आप करते हैं तो आपका 80% ऑफ ऐसे हो जाता है। लोगों को, स्टूडेंट्स को इशू ये आता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट पे उनकी ग्रिप नहीं होती और वो उसको सही प्लेसमेंट नहीं करते, वो आधी बात कहीं कर रहे होते हैं वहीं पे फैक्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, और दैट्स जस्ट, वो एक जिसको कहते हैं ना रिप्लीट कर रहे होते हैं, बस फेंक रहे होते हैं, कौन रिपीट नहीं कर रहे होते कौन सी चीज कहाँ पे किसके लिए है। ठीक है, हमारा तकरीबन हाफ ऐसे तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। Introduction, what is what, historical background, current status, establishment of fact। Establishment of fact पे बात हो रही थी कि establishment of fact की 3 टाइप्स हैं, मतलब आपके पास यही ऑप्शन है ना मैक्सिमम, या तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट है आप उससे एग्री करते हो या आप उससे डिसएग्री करते हो कैटेगोरिकली। कुछ स्टेटमेंट होती है ऐसे की है कि आप उनके साथ डिसएग्री ही करना पड़ता है या उनके साथ एग्री ही करना पड़ता है, या फिर एक ऑप्शन जो बेफिट होती है हर जगह पे वो होती है मॉडरेट। ठीक है, सो मॉडरेट में मैं आपसे ये कह रही थी कि ये नहीं कि आप ना 3 में ना 13 में, उसका बस एक ही रैशनल होता है कि आपकी कोई एक ओपिनियन होती है जो कि ज्यादा होती है। डियर, हमारी इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन ही थीसिस स्टेटमेंट होती है, हमें मजीद उसको फर्दर इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं होती। हमने उसके फौरन बाद व्हाट इज व्हाट करना होता है कि आपने उसको टॉपिक भी तो बताना ना। इंट्रोडक्शन में तो ओवरऑल आपने एक वो बता दिया ना, व्हाट द मैटर इज लाइक, ग्लोबल लेवल पे क्या है उसका स्टेटस, या वो क्या कैसे वर्क कर रहा है, रीजनल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है। ठीक है, सो हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे, हमने जो एक रखा है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने एक जेनेरिक स्टेटमेंट कह लें या फिर एक अपीलिंग सेंटेंस, व्हाटएवर, कोई सा एक लाइन लिखनी है आपने स्टार्ट लेने के लिए, जिसको इंट्रोडक्टरी लाइन बोलती हूँ मैं। दूसरा, आपने इनवर्स पैरामिड करना, उसमें आपने ग्लोबल, रीजनल, नेशनल की थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है, और 1.5 लाइन 2 लाइन्स में, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, तो इट्स अंडरस्टूड फॉर द एग्जामिनर। ठीक है, अभी मैं थीसिस स्टेटमेंट की कंपोजिशन भी बता देती हूँ, मैं भूल गई थी और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने मुझे बताना है, जो कि मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट की कंपोजिशन कुछ यूं होती है कि सबसे पहले आपने लिखना होता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि आपने जो होती है ना आपके, अगर आप इसको बर्ड आई व्यू में देखें तो सबसे जो होती है समराइज्ड फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर होता है थीसिस स्टेटमेंट में। अगर उसको लैबोरेटेड वर्जन देखना है, जैसे प्रीफेज होती है, जैसे हम लोग अपना जो थीसिस में हम लोग अपनी सिनॉप्सिस भेजते हैं, ठीक है, वैसे जस्ट लाइक उसी तरह हमारे पास आउटलाइन होती है सबसे ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद अगर उसको फर्दर आपने पूरे ऐसे को सम अप देखना है
तो आउटलाइन है, अगर आपने उसको मजीद एक एलेबोरेटेड वर्जन देखना है तो आपने उसका इंट्रो कंक्लूजन पढ़ लेना। सो आपको 80-90% आइडिया हो जाएगा कि क्या है टॉपिक, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या उसकी आप फाइनल वर्डिंग क्या है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट की कंपोजिशन में मतलब 2-3 लाइनों का होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। इसकी जो लाइंस की कंपोजिशन होती है एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ी लेंथी होती है। अभी मैं आपको एक थीसिस स्टेटमेंट लिख के भी दिखा देती हूँ। दूसरा इसमें होता है थीसिस स्टेटमेंट में कोर सेंट्रल इशू, और तीसरा होता है कोर सेंट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं उसी वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान पे कर देती हूँ थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब आप इसको पढ़ें थीसिस स्टेटमेंट को तो यू विल गेट द आइडिया कि है क्या वाटर क्राइसिस। ये आपका, आपने उसको जिसको कहते हैं ना उर्दू में लबलबा दे दिया, उसको समराइज्ड एक आपको, जैसे किसी हायर अथॉरिटीज के बाद जाते हैं, वो कहते हैं मुझे चंद लाइनों में चंद लफ्जों में बताओ असल मसला क्या है। इसी तरह से थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे में यही रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आपको चंद वर्ड्स में चंद लाइंस में आपने उसको पूरे का पूरा समराइज करना। ठीक है, सो जो पहली लाइन है वो टॉपिक सेंटेंस है, ताकि पता तो चले टॉपिक क्या है। वो बार बार रिवर्ट बैक तो नहीं करेगा, याद दहानी तो नहीं करेगा ना टॉपिक किस बारे में था। उसके बाद दूसरी, क्योंकि मैंने आपको बताया थीसिस स्टेटमेंट का रोल ही यही होता है कि इंडिपेंडेंटली उसको देखा जाता है, मतलब उसको पढ़ के ज्यूम किया जाता है कि पूरा ऐसे किस बारे में होगा। मतलब आप किसकी साइड ले रहे हैं, आपका एक जिसको कहते हैं ना एक बेसिक्स क्या है, आपने किस पे बिल्डिंग बनाई है, आपकी वो बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। और एक लाइन में आपने बता दिया कि आपके मुताबिक जो आपने मसला बताया है सबसे बड़ा मसला और उसका मसले का सबसे आसान या बेहतरीन अप्रोप्रिएट हल क्या है। ठीक है, ये हो गया आपका थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपने डिस्कस करना है कॉजेस। कॉजेस पे मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रही क्योंकि ये मुझसे ज्यादा आप लोगों को आ ही रहे होते हैं। कॉजेस का लिखना ये तो आप चीजें मीडियोकर ये कर ही लेते हैं सब लोग। कॉजेस कैसे होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं वो कर लेते हैं, इम्पैक्ट्स भी लिख लेते हैं और रिकमेंडेशंस भी लिख लेते हैं आप लोग। मसला आपका वहीं पे आता है स्टार्ट में, उसके बाद आपके पास आ जाता है कंक्लूजन। नहीं, इससे पहले एक चीज आती है स्टेप्स ऑलरेडी टेकन। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज है जो कि दूसरे लोग नहीं करते, जिस मेरे स्टूडेंट करते हैं। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन में क्या होता है, आप उसको ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी तो सारी बातें गलत है, अब तक तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, हम जीरो से शुरू करो, बैक टू स्क्वायर वन। ये अप्रोच नहीं होती। हमेशा कोई टॉपिक इस तरह का होता है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम हुआ था। फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज का आपको टॉपिक आ गया तो आप ये तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज इज स्टिल एन इमरजेंसी इन द करंट एरा, लेकिन आप ये कहेंगे कुछ काम भी हुए हैं। क्या हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, CPO P21 हो गया,
सो जितने एजेंडास ट्रीटीज वगैरह साइन पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो ये आपने जस्ट एक पैराग्राफ में, चाहे आप नहीं भी टाइम है पैराग्राफ लिखने का, आप जस्ट आउटलाइन में उसको मेंशन कर दें, 2-3 सब पॉइंट्स बुलेट्स के फॉर्म में लिख दें, उससे भी उसको खासा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दें एंड देयर यू गो। ठीक है, क्लास समझ आ रही है? जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन का भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है। मैंने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था मैं 45 मिनट्स दूंगी, और हमेशा मेरा कभी भी 45 मिनट्स में पूरा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब आपको पता लगे एक सैंपल देख के थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे की दिखती है, उसमें कितनी लाइंस होती हैं? नहीं बेटा, ये आप फिर एक मेजर चीज स्किप करोगे। मैं आपको बता रही हूँ, वो थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के आपको जज कर रहा होता है। इंट्रोडक्शन तो वो जरूर पढ़ता है, चाहे आप स्टार्ट में लिखो चाहे आप एंड में लिखो, वट, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ एक अप्रोच को फॉलो करें और उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका दिल किया शुरू में नहीं लिखा तो आपका दिल किया एंड पे लिख लो, एंड पे नहीं दिल किया तो कहीं और लिख दें, आउटलाइन में लिख दें। नो, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट और यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली। वहां पे पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, वो जो आपने पहले सीखा पढ़ा प्रैक्टिस है वही आएगा। यही तो वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग जो है उसको फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती उसको कैटर कैसे करें। अब आप कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन का फॉर्मेट कुछ यूं होगा। सबसे पहले तो आपने उसको कंक्लूडिंग एक फ्रेज देना होता है कि भाई मेरी बात मुकम्मल हो गई है, तो अब तुम देख लो। फॉर इंस्टेंस, टू सम अप, इतना भी कह देंगे ना वो समझ जाएगा। या टू कंक्लूड लिख दें, ठीक है, या फिर आप लिख दे टू सम अप द होल डिस्कशन इन अ नटशेल, या सिंपल इन अ नटशेल लिख दें। ठीक है, अब ये जब आपने लिखा है तो फिर आपने रीस्टेट करनी है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है ना, थीसिस स्टेटमेंट, वो आपने दोबारा लिखनी, चाहे सेम वर्ड्स में लिख लें चाहे कॉपी पेस्ट कर लें, डजेंट मैटर। उसके बाद आपने कोई से एनी 3 पॉइंट्स रिपीट कर देना है। कंक्लूजन में हमेशा एक रूल होता है, आपने सेम बात कभी भी नहीं लिखनी होती, और मतलब नई बात नहीं देनी होती, ऊपर जो बात लिखी है उसको रिपीट कर सकते हैं आप। एनी 3 पॉइंट्स को आप दोबारा लिख दें। उसके बाद आप एंड पे एक होप स्टेटमेंट दे दें, जैसे न्यूज़पेपर में होता है कि भाई सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ, तबाह बर्बाद नहीं हुआ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज इश्यूज पाकिस्तान चल रहा है और चलता रहेगा, और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम और दायम रहेगा। इस तरह की होप स्टेटमेंट दे दें ताकि उसको पता लग जाए कि यू हैव प्रोग्रेसिव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन योर लाइफ, एंड दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। ये आपको 10 एसेंशियल्स भी करा दिए हैं, बेसिकली वो क्या देखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया। क्लास कोई क्वेश्चन है नहीं, या कुछ ज्यादा समझ आ गई है बिल्कुल नहीं समझ आई? एक ही होता है हाल। 3 पॉइंट्स में मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं एक कॉज रिपीट कर देती थी, एक इम्पैक्ट और एक रिकमेंडेशन। आपकी अपनी मर्जी, जो कोई से 3 पॉइंट्स रिपीट कर दे। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी, अपने माइंड को मैंने ट्रेन किया था, मैं कोई सी एक कॉज रिपीट कर देती थी, एक इम्पैक्ट रिपीट कर देती थी, एक रिकमेंडेशन, ताकि मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े। उधर टाइम ही तो नहीं होता सोचने का, और आप ऑलरेडी यू आर रनिंग बिहाइंड द, मतलब आप लोग को लग रहा होता है कि कोई फ्लाइट मिस हो रही है, बस टाइम थोड़ा रह गया है। बेटा 6 to 7 आपकी कॉजेज होनी चाहिए, 6 to 7 आपके इम्पैक्ट्स होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं है।
जी बिल्कुल दे सकते हैं डेटा आपका, वैसे तो काफी कुछ, जब आपने एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया ना यूएफ का, तो आपको वैसे जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर कोई आपको बहुत अच्छा आ रहा है तो व्हाई नॉट। बेटा मैंने आपको कहा आप एज इट इज कोई से 3 पॉइंट्स रिपीट कर दें। मैंने मिसाल दी है कि आपने ऊपर एक इशू को हाईलाइट किया है, एक इशू था जैसे रेड टिपिज्म है, ठीक है, नेशनलिज्म का टॉपिक है और उसमें रेड टिपिज्म आपने इशू दिया, कॉज दिया कि इसकी वजह से नेशनलिज्म बहुत ज्यादा होती है, जिनके पास रेफरेंसेस होते हैं उनके काम हो जाते हैं और जो नहीं उनका कुछ होता, मतलब बलोची है तो उसका काम लटका रहेगा, सिंधी है तो सिंधी सिंधियों को प्रेफर करते हैं, पंजाबी है तो वो तो हाड़े के साथ ही उनका बैर है, ठीक है। तो रेड टेपिज्म ये होती है कि आप अपनी मर्जी से अपने पसंद के लोगों की फाइल मूव करते हैं, ठीक है। अब द थिंग इज कि आपने ये एक इशू को रिपीट कर दिया, इससे रेलिवेंट या वैसे कोई इम्पैक्ट एक रिपीट कर दिया और एक रिकमेंडेशन दे दी। बेटा मैं क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, मेरी तरफ से मैं तो 2015 में सिर्फ एक ऐसे लिखा था, 2015 में प्रैक्टिस के लिए जस्ट वन, और आई वॉज लकी या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे वट एवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट मैंने उस में भी टॉप किया था, 55 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, हालांकि मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, ठीक है। सो ऐसे में मेरा था। और किसी की कोई एम्बिग्विटी, यू पीपल में आस्क, कुछ लोगों को बड़ा डर लगता था ऑनलाइन क्लासेस लेने में, अब उनको आइडिया हुआ है कुछ भी नहीं होता, कोई डरने डरने की बात नहीं है। नहीं बेटा इंशाल्लाह बाय द टाइम आप लोगों को भी ये चीज समझ आ जाएगी, तो समझ लें एक फॉर्मूलाज है, आप उसमें ऐड अप करते जा रहे हैं वैल्यूज और वो बनती जा रही है। आपके सामने ही मैंने किया है, मैंने कोई आउट ऑफ ब्लू तो करने से, आपके सामने इंट्रोडक्शन उसका फॉर्मूला बनाया, कंक्लूजन का फॉर्मूला है, इसी तरह कॉजेज के पैराग्राफ का फॉर्मूला, जो कि मैंने नहीं डिस्कस किया क्योंकि वो मोस्टली आप लोगों को आती ही होती हैं। ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट होंगे तो उनको फिर जायरा फिर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है चाहे मेरा कोई स्टूडेंट है या नहीं है, सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मुझे इजाजत दें। नहीं एक्चुअली में मुझसे चार्ज करना या ना करना दैट्स अ सेपरेट थिंग, द थिंग इज कि मैं हर एक को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकती, कि मतलब ये बेसिक कंसर्न्स हैं सबके कि ऐसे स्टार्ट क्या होना चाहिए, उसके क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। सो आई थॉट कि जो है ना मैं आपको यहीं पे कर दूं। ये सैंपल ऐसे मेरी सैंपल आउटलाइंस भी आप एडमिन से पीए से मांग सकते हैं, ठीक है, सैंपल ऐसे भी वो आपको दे देगा। मेरा तो शायद अब नहीं अवेलेबल होगा या वो पता नहीं कहाँ होगा, बचती नहीं है चीजें, डिलीट हो जाती हैं, फॉरवर्ड हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन यही इसी सेम फॉर्मूला पे मेरे स्टूडेंट्स का होगा। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन का फॉर्मूला मैं दोबारा बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो चीज होती है इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, उसके बाद आपके पास इनवर्स पैरामिड आता है, ठीक है। इनवर्स पैरामिड में आप ग्लोबल रीजनल नेशनल, आसान लफ्जों में अगर बताया जाए तो एक लाइन उसकी 5 वेरिएशंस है, आप उन 5 वेरिएशंस में कोई सी उठा लो, लाइक आप क्वेश्चन मार्क से शुरू कर दो, आप कोटेशन से शुरू कर दो, आप वर्ड से शुरू कर दो, आप फैक्ट से शुरू करो, वट। उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करने के बाद आपने डायरेक्ट ग्लोबल लेवल का बताना है कि ये इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। फिर आप उसमें रीजन में बताएं, मिसाल दें कि इंटरनेशनल ट्रेड है तो देखिए चाइना अपनी एक्सपोर्ट की उसकी यूनिक पॉलिसी है और वो एक्सपोर्ट्स करता है, एक्सेल होता है। और उसके बाद आप उसको थीसिस स्टेटमेंट रीजनल लेवल पे आपने एक एग्जांपल दी, फिर नेशनल लेवल पे अगर आप ओवर स्मार्ट हैं और आपको आइडियाज है, नॉलेज है, तो आप विद इन नेशनल लेवल भी आप बता सकते हैं कि पंजाब में कोई चीज अच्छी होती है उसका हाईलाइट कर दें, कोई सिंध में अच्छी है उसका हाईलाइट कर दें, वट एवर एज यू लाइक। ये तो फिर जितना वो जिसको कहते हैं ना देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वो तो फिर आप करते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए बेटा, सबसे बेस्ट ये है कि आप डेली एक एडिटोरियल को पैराफ्रेज करें, सबसे आसान, ठीक है। दूसरा वे ये है आपके पास कि आप पांच पेपर उठाएं, उसकी
एक ऐसे सोच लें इस वीक में आपने एक ऐसे ये करना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। उस फर्स्ट 3 डेज में हर एंगल से उसको पढ़ लें, लास्ट 3 डेज में 3 पार्ट्स में उसको लिख लें। इतना सिंपल सा फॉर्मूला, रोज का 1-1.5 पेज लिखना है, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, बाय द टाइम आप इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ही टाइम मैनेज हो जाता है। मेरी बात सुने, आपने हाउ वाले पार्ट को, आपके पेट कॉजेज और इम्पैक्ट्स तो पेट होते हैं, आपके 8-7 आपके टिप्स भी होने चाहिए जो है ना, वही आपको हेल्प आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे आज आके सोशल इश्यूज है, सोशल इश्यूज में करप्शन होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं, मिलिट्री सिविल मिलिट्री जो है टग ऑफ वॉर है। इस तरह से आपके 8-10 अपनी यूनिक से लिखे होने चाहिए। आपको वहां पे सोचने का इतना टाइम नहीं मिलता। फिर इसी तरह से इम्पैक्ट है वो रेंडमली आ जाके यही होते हैं हर एक के। बेटा मैं एक ऐसे चेक करती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स का मतलब उसके सैंपल ऐसे 1000 चार्जेस हैं उसके। आप मेरे पीए से डिटेल ले लें और वो आपको एक भेज देगा, एक चेक करा के देख लें आपका इशू कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको मसला, अगर आपको अपना इशू पता लग जाए ना आप उस पर वर्क कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक हिलाई महलूक बने बैठे रहे कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है कैसे होगा, तो फिर आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल तक नहीं पहुंचते। और मेरे पास, मैं तो वैसे मेरे पास 6 to 7 स्टूडेंट्स मेरे पास रेगुलर में रजिस्टर्ड भी हैं जो कि इंडिविजुअल असेसमेंट कराते हैं। ठीक है, सो आप उनसे पूछ लीजिएगा, पहले एक ऐसे तो उनको चेक करें, आपका चेक करवा के दें। जब एक ऐसे आपको हो जाएगा, और हाल ही चेक करना इज नॉट अ बिग डील, आपको उस पर फीडबैक भी चाहिए। जिस तरह अभी मेरी आपके साथ बात हो रही है, 1 to 1 आपकी मेरे साथ डिस्कशन भी होती है। आप उनसे कहें कि आपको वो सारे वो भेज दें, आप लिंक भेज दें, जैसे एक रिकॉर्डेड उसका भी पड़ा हुआ है वो आप देख लें। और कैसे आपने वो करना है, कैसे ऐसे स्कैन करके कहाँ पे ईमेल करना है, मेरा ईमेल एड्रेस वो आपको दे देगा। तो आप जस्ट उसको यही कहें कि यू नीड टू गेट योर वन सैंपल एसएसएस। आई थिंक अल्ताफ ने कराया हुआ है, अल्ताफ नहीं है क्लास में? अल्ताफ आपने तो कराया नहीं हुआ? एक एसएसएस कराया हुआ है शायद, पता नहीं, मैं नाम भी मिक्स करती हूँ, हो सकता है कोई और ना हो। आई सपोज ये वही अल्ताफ है बट आई एम नॉट श्योर, शक्ल से तो वही लग रहा है। देखा, इतनी कि मेरी याददाश्त थोड़ी सही है, थोड़ी थोड़ी सी सही है, बाकी नहीं इतनी अच्छी। आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ के आई जस्ट डू फॉरगेट इवन नेम्स उनके। कुछ भी नहीं, कोई एक आध बच्चा याद रह जाता तो रह जाता, अदरवाइज मुझे याद भी नहीं रहते। स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, मैडम मैं आपका इस बैच का स्टूडेंट था और मैंने पास कर लिया। मैंने कहा अच्छा चलो मुबारक हो, वैसे मुझे याद नहीं। ये हाल है मेरा। तो कभी किसी का छोटा मोटा टेस्ट पास हो जाता है 16-17 स्केल का, कोई पीएमएस हो जाता है, कोई सीएसएस हो जाता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों की एफर्ट है, मैं तो बस आपको गाइड ही करती हूँ। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली आप लोग जितनी मेहनत करते हैं वही आप लोगों का ही अपना कमाल है। आई एम नॉट हियर टू जस्ट गेट द क्रेडिट के भाई मैं बहुत कराती हूँ और ये वो। 2 मंथ्स का बेटा सेशन होता है, उसमें स्क्रैच से सब कुछ होता है। ये आप भी तो हमने जंप किया ना। 2 मंथ्स का सेशन होता है, 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ। आप बच्चों के रिव्यूज देख लें, उनसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर लें, पेज पे जो हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। मतलब इट इज एट पर योर ओन कन्वीनियंस ना, जैसे आपको बेहतर लगता है। और ये तो सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए था जो थोड़ा सा दूसरे एरिया से, और उनको लग रहा था कि पता नहीं ऑनलाइन में इतने ज्यादा वो होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं। नो बेटा, 3 मंथ्स में फुल प्रिपरेशन ही होगी। ऑलवेज सेट रियलिस्टिक रैशनल गोल्स। इवन किसी ने रिपीट करना हो तब भी नहीं होता उसका। ये सब बातें झूठी होती हैं कि भाई हम तो
ऑफिस जाते थे, हम तो ये करते थे, फिर भी हमारा CSS हो गया। झूठ बोलते हैं लोग जस्ट टू शो कि हम वो बहुत एफिशिएंट और आप नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक। होने वाली चीज है, हो जाएगी इंशाल्लाह। यू जस्ट नीड टू फॉलो द पैरामीटर्स और एंड देयर यू गो। चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी जिसने मजीद स्पेसिफिक टॉपिक्स पे देखने हो तो यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, पता नहीं आप लोग देखते क्यों नहीं है। कोई उसके चार्जेस नहीं है, उसको आप देख लें, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं कोशिश करके उससे कह के वो कर देगा, ये भी अपलोड कर देगा अली। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अभी मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।